तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। और आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, अपनी बुक में एक बार देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारी बुक का पेज नंबर 19 है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें ये याद कर लेना ज़रूरी है कि कौन कौन एसिड होते हैं जिनको हम अभी तक जानते हैं। तो आपने याद करा होगा पिछले लेक्चर से कि ये सब एसिड होते हैं, जैसे कि H2SO4 एक एसिड है, इसी तरह से HCl भी एक एसिड है, इसी तरह से HNO3 भी क्या है, एक एसिड है, और एक और एसिड है CH3COOH। इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड होते हैं, लेकिन जो आपको बार बार इस चैप्टर के अंदर मिलते रहेंगे वो यही वाले एसिड होंगे। इसके अलावा कुछ बेसिस भी याद कर लेते हैं, जैसे कि NaOH क्या होता है, एक बेस होता है। CaOH का होल ट्वाइस भी एक बेस होता है। MgOH का होल ट्वाइस भी एक बेस होता है। KOH भी क्या होता है, एक बेस होता है। तो ये एसिड्स हैं और ये बेस हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स क्या क्या होती हैं, जैसे सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। ठीक है, और भी बहुत सारी मेटल्स इसके अलावा होती हैं। तो फिलहाल हमें क्या पढ़ना है कि एसिड और बेस जो हैं वो मेटल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक एक्टिविटी। ध्यान से उस एक्टिविटी को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो ये है वो एक्टिविटी 2.3। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एपरेटस तैयार करना है इस तरह का, जैसा आप नीचे देख रहे होंगे। ये एपरेटस तैयार करने के बाद आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में आपको लेना पड़ेगा कोई भी एक एसिड, जो यहाँ पर आपको मैंने लिख के दिखाए थे ना, ये वाले जो एसिड मैंने आपको लिख के दिखाए हैं, चाहे H2SO4 ले लो, चाहे HCl ले लो, चाहे HNO3 ले लो। ये वाला थोड़ा वीक एसिड होता है, इसको हम इस एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी एक एसिड ले सकते हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ पे क्या लिख के दिया हुआ है कि हमें कौन सा एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। नंबर 2, सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स। इसके बाद इसके अंदर कुछ जिंक के टुकड़े डाल देंगे। तो पहले से ही टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड पड़ा हुआ था, ऊपर से हमने इसके अंदर क्या डाल दिए, जिंक मेटल के कुछ ग्रैनुअल्स डाल दिए, जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। इसके बाद कहता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स की जो सरफेस है उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देता है। तो उस जहाँ पे जिंक के ग्रैनुअल्स आप देख रहे हैं पड़े हुए, उसके ऊपर हमें कुछ बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, कुछ बुलबुले से यहाँ पे निकलेंगे। तो ये बुलबुले निकलने, तो इसका मतलब यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गैस निकल रही है। ये गैस जो है ऊपर जब जाएगी तो ऊपर हमने यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है। डिलीवरी ट्यूब की मदद से होते हुए गैस जो है यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं इस बीकर के अंदर, ये है सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी सोप सॉल्यूशन के अंदर किसी भी तरह की गैस को पास करते हैं तो बड़े बड़े बबल्स उठने शुरू हो जाते हैं। देखिए, आपने कई बार साइकिल का पंचर जुड़वाया होगा। जब साइकिल में पंचर हो जाता है तो साइकिल वाले के पास एक ऐसा ही टब होता है, टब के अंदर वो ट्यूब को डुबो देता है, जहाँ पे भी पंचर होता है वहाँ से बबल्स उठने शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल वाटर जो होता है उसमें भी बबल्स उठ सकते हैं, लेकिन जो सोप सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े बबल्स निकलते हैं। इसके अलावा आपने जैसे मेले होते हैं, मेले में जाते हैं या फिर कहीं बाज़ार में भी वो मिल जाता है जिसमें से बबल्स निकलते हैं, उस तरह की चीज़ आपने देखी होगी। तो सोप सॉल्यूशन के अंदर जब इस गैस को पास किया जाएगा तो इस गैस में से क्या होगा, बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े। फिर हम उसके सामने क्या लेकर जाएंगे, कुछ बच्चों को ये पटाखा लगता होगा, लेकिन ये है कैंडल। हम क्या करेंगे, इन बुलबुलों के सामने एक कैंडल लेकर जाएंगे जलती हुई। तो जलती हुई कैंडल जैसे ही इन बुलबुलों के सामने आएगी तो उसके अंदर से हमें क्या निकलता हुआ दिखाई देगा, पॉप साउंड, फटफट की आवाज़ उसके अंदर से आनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी ऐसी आवाज़ आती है बुलबुलों के टकराने से कैंडल में से, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस होती तो हमारी जो कैंडल है वो और तेज़ी से जलने लगती, और अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती तो हमारी जो कैंडल होती वो बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई कैंडल को बुझा सकती है। तो आप समझ जाइएगा कि अगर पॉप साउंड निकल रही है तो जो निकलने वाली गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है।
तो इस एक्टिविटी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इस तरह का एपरेटस तैयार किया जाएगा। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली जाएगी और टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड लिया जाएगा। H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HCl एसिड ले सकते हैं, H2SO4 एसिड ले सकते हैं, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं। तो जब वो एसिड लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक मेटल के कुछ टुकड़े इसके अंदर डाल देंगे। तो कुछ देर बाद हम देखेंगे जिंक की सरफेस के ऊपर से बबल्स निकलने शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब कि गैस निकल रही है। वो गैस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए कहाँ पे पहुँचा दी जाएगी, सोप सॉल्यूशन के अंदर। सोप सॉल्यूशन में जैसे ही गैस आएगी तो बड़े बड़े बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम उसके सामने लेकर जाएंगे बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल उसके सामने लेकर जाएंगे। तो जैसे ही बबल्स जलती हुई कैंडल से टकराएंगे तो वहाँ पर हमें क्या निकलती हुई दिखाई देगी, पॉप साउंड। पॉप साउंड अगर निकल रही तो हम समझ जाएंगे कि निकलने वाली जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दो चीज़ों की रिएक्शन करवाई है। पहले से ही टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड पड़ा हुआ था, ऊपर से हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो हमने एक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, मेटल के साथ। एसिड पहले से ही टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ था, ऊपर से तुमने जिंक के टुकड़े डाल दिए, तो मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन की और कौन सी गैस निकली, यहाँ पर तुमने देखा अभी कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। अब ये जो एक्टिविटी हमने की है इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करके इसकी एक इक्वेशन लिखते हैं कॉपी में। तो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एसिड ले रखा था वो एसिड था H2SO4 और उस टेस्ट ट्यूब में हमने ऊपर से डाल दिए थे जिंक मेटल के टुकड़े। तो जिंक ग्रैनुअल्स हमने उसके अंदर डाल दिए थे, ठीक है। तो दोनों की आपस में रिएक्शन हुई और इनकी रिएक्शन होने से कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो हाइड्रोजन गैस को अगर अलग कर दिया जाए तो अब यहाँ पर बचता क्या है, ZnSO4। ZnSO4 जो होता है वो एक सॉल्ट होता है जो इस रिएक्शन में बनता है। तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो हमेशा निकलती है हाइड्रोजन गैस। हम इसे कुछ और मेटल और कुछ और एसिड के साथ भी बदल कर देख लेते हैं। जैसे कि H2SO4 के बजाय अगर हम एक दूसरा एसिड ले लेते हैं जैसे कि HCl और उसके साथ जिंक मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, तब यहाँ पर सॉल्ट बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमेशा जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। अब क्या करते हैं कि ये वाला एसिड रहने देते हैं H2SO4 और मेटल जो है ना इसकी जगह आयरन ले लेते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को लिख देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही। और क्या बनेगा, FeSO4। और ये जो FeSO4 है, ये जो सॉल्ट बना है इसको याद करो, इससे पहले तुमने कहाँ पढ़ा था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स याद आते हैं, इनका कलर कैसा था, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ ज़रा। ये देखो, ये तुम्हारी बुक का पेज नंबर 8 है और यहाँ पर तुमने FeSO4 के बारे में पढ़ा था। FeSO4 का मतलब होता है फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था फेरस सल्फेट के बारे में। तो अभी क्या हुआ कि H2SO4 जो कि एक एसिड था उसके साथ आयरन ने जो कि एक मेटल है रिएक्शन की और क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। साथ ही साथ क्या मिला हमें, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के बारे में अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं। कुछ और एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं, जैसे कि इस बार मेटल को बदल कर देते हैं कॉपर। और एसिड जो है ना, पहले H2SO4 लिया था, अब हम कौन सा एसिड लेंगे, HCl, ठीक है। तो जब कॉपर मेटल HCl के साथ रिएक्शन करेगी, तो ये जो मैंने यहाँ पे ली है कॉपर मेटल और इसकी रिएक्शन मैं HCl के साथ करवाना चाहता हूँ, तो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि नो रिएक्शन, क्योंकि पिछले चैप्टर से हम ये जानते हैं कि कॉपर जो होता है ना वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है या कम रिएक्टिव होता है, इसका पता आपको उसी रिएक्टिविटी सीरीज़ से चलेगा जो आपकी बुक में पेज नंबर 45 पर दे रखी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये पेज 45 पर आपकी बुक में दे रखी है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को अगर आप देखें तो कॉपर जो है ना वो नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है जो अभी अभी हमने देखा था। तो अब मुझे कॉपर के बजाय कोई और मेटल लेनी पड़ेगी HCl के साथ। तो मैं यहाँ पे मेटल ले लेता हूँ मैग्नीशियम, ठीक है।
तो मैग्नीशियम जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, तो हाइड्रोजन गैस तो निकल गई। मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, और मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर बना देंगे यहाँ पर MgCl2, जो कि क्या होगा, एक सॉल्ट होगा। तो इस तरह से हमने इन सारी रिएक्शंस के अंदर देखा कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी तो हमेशा एक गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी होगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस होगी। यहाँ पे देखिए मेटल ने दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस निकली, यहाँ पे भी मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस निकली, बार बार हाइड्रोजन गैस निकल रही। लेकिन यहाँ पे तो मेटल ने रिएक्शन करी ही नहीं थी। जब भी मेटल रिएक्शन करेगी तो गैस जो निकलेगी वो हमेशा कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूज़न निकाला कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और साथ में एक सॉल्ट भी बनेगा। यहाँ पे कुछ रिएक्शन अनबैलेंस भी हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये रिएक्शन तो पूरी तरह से आपको बैलेंस मिलेगी, लेकिन इसको देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर 2 लगा के इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। रिएक्शंस को बैलेंस करना आपने पिछले चैप्टर में सीखा था। तो फिलहाल हमने इस पेज से क्या समझा है, हमने ये समझा है कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो हमेशा निकलेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इसको अगले पेज पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अगले पेज पर ये लिख दिया है कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में एक सॉल्ट भी बनेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है, इसकी मदद से आगे आप बहुत सारी इक्वेशंस को ईजीली बना भी पाएंगे। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब बात करते हैं बेस की, कि जब बेस मेटल से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। तो उस एक्टिविटी को हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी में जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास थी, पहले हमने उसके अंदर एसिड डाल रखा था, लेकिन अब हम उसके अंदर क्या करेंगे, कोई बेस डाल देंगे, जैसे कि NaOH। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक बेस डाला NaOH, और ऊपर से हमने जिंक ग्रैनुअल्स इसके अंदर डाल दिए। फिर से हम देखेंगे कि फिर से एक गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, और फिर से वो गैस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए सोप सॉल्यूशन में से पास की जाएगी। सोप सॉल्यूशन में जब गैस आएगी तो बड़े बड़े बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बबल्स निकलेंगे तो हम उसके सामने एक बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे। कैंडल में से फिर से क्या होगा, पॉप साउंड निकलेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे एसिड के बजाय बेस ले लेते हैं तो फिर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मेटल, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों के साथ अगर रिएक्शन करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वहाँ पर जो रिएक्शन हुई ना, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने टेस्ट ट्यूब जो थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले रखा था, हमने एक बेस ले रखा था, और उस बेस का नाम क्या था, NaOH। ठीक है, और ऊपर से हमने इसके अंदर जिंक मेटल के ग्रेनुअल्स डाल दिए थे, जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े हमने डाल दिए थे। तो इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की थी। तो एक बेस के साथ, बेस यानी कि NaOH, उसके साथ जब मेटल Zn ने यानी कि जिंक ने रिएक्शन किया तो बनेगा Na2ZnO2, और साथ में यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमने अभी अभी एक्टिविटी में ये चीज़ देखी थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। तो ये थोड़ा अलग सा नाम है, इसको याद रखिएगा, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो एसिड के साथ तो मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालती ही थी, बेस के साथ भी मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों के साथ मेटल जब रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने बेस की जनरल रिएक्शन भी लिख दी है कि बेस के साथ जब कोई मेटल रिएक्शन करेगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा, एक सॉल्ट भी बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। लेकिन सारी मेटल्स के लिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। कौन सी रिएक्शन, ये जो आपने ऊपर देखी है कि मेटल एसिड के साथ या फिर बेस के साथ रिएक्शन करके निकालती है हाइड्रोजन गैस, सारी मेटल्स के लिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। तो वो कौन कौन सी मेटल्स हैं उनके बारे में चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया जाएगा, जब हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। फ़िलहाल जनरल चीज़ जो हमने यहाँ पे समझी है वो ये है कि मेटल जब भी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और साथ में एक सॉल्ट भी बनेगा।
तो इस तरह से हमने इस सवाल का जवाब पा लिया है। ये जो सवाल हमसे पूछा गया था कि जब भी एसिड बेस मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो आप जवाब देंगे कि एसिड बेस जब भी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, इसमें जो एसिड लिखा हुआ है इसके बारे में तो आप जानते हैं अच्छी तरह एसिड होता क्या है, लेकिन बहुत से बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। तो पहले तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि इनकी रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। तो बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की। सबसे पहला जो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको मेटल कार्बोनेट का, पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट का सबसे पहला एग्जांपल है Na2CO3, इस तरह से। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं जैसे कि CuCO3, इसके अलावा CaCO3, इसके अलावा MgCO3। ये सब मेटल कार्बोनेट के एग्जांपल हैं। तो देखिए इसमें एक हिस्सा मेटल है और दूसरा हिस्सा क्या है, कार्बोनेट है। तो मेटल और कार्बोनेट मिलकर क्या बनाता है, मेटल कार्बोनेट बनाता है। ये जो फार्मूले है ना, इनको इजीली आप बना भी सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सोडियम लिखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ कार्बोनेट लिखेंगे CO3। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। कार्बोनेट की वैलेंसी के बारे में अपने क्लास 9th में पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, अब याद कर लो। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। तो जब हम इनको एक्सचेंज करते हैं तो ये 2 यहाँ पे लग जाएगा Na2 और 1 वहाँ पे लग जाएगा CO3। तो इस तरीके से मेटल कार्बोनेट का ये फार्मूला हमने बना लिया। ऐसे ही बाकी सबको भी बनाया जा सकता है। तो ये जो सब आप देख रहे हैं ये सब मेटल कार्बोनेट हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात अगर करें तो इनमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं NaHCO3। तो देखो तुम डिफरेंस क्या है, मेटल है और कार्बोनेट है। यहाँ पर है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल के और कार्बोनेट के बीच में बस हाइड्रोजन आ जाता है तो बन जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 के अलावा होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसके अलावा MgHCO3 का होल ट्वाइस। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के। तो इनको भी आप इजीली बनाकर देख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको ये वाला फार्मूला बनाना है, तो इसके लिए आप कैल्शियम लिखेंगे और दूसरी तरफ हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखेंगे। जैसे कार्बोनेट का फार्मूला CO3 होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3। इसके बाद इनकी वैलेंसी लिखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है। अगर आप हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट इन सब की वैलेंसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्लास 9th की जो बुक है उसका पेज नंबर 37 पर एक टेबल दी है, उसको याद कर सकते हैं। नहीं तो आप यहीं पे याद कर लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपका काम चल जाएगा। तो अगर हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो एक तरफ हमने मेटल लिख दिया, एक तरफ हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया। अब इनकी वैलेंसी को जब एक्सचेंज किया जाएगा तो 1 यहाँ पर लगेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 वहाँ पर इस तरह से लगेगा HCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अभी हमने ये जो पूरा लिखा हुआ था इसमें मेटल कार्बोनेट का और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मतलब होता है वो समझ लिया है। एसिड के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, HCl, HNO3, H2SO4। तो मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। अब हम इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, और उसके लिए हम करते हैं सबसे पहले एक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 2.5 की मदद से हम ये समझ पाएंगे कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटल कार्बोनेट ले लेंगे और उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम एक मेटल है तो उससे क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटल कार्बोनेट लेने के बाद इसके अंदर हम ऊपर से एक एसिड डालेंगे करीब 2 ml, और ये जो मेटल कार्बोनेट लिया जाएगा ये आधा ग्राम के करीब लिया जाएगा, 0.5 ग्राम। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट पहले से ही पड़ा हुआ था, ऊपर से हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल कार्बोनेट पहले से ही पड़ा हुआ था, ऊपर से हमने इसमें एसिड डाल दिया, दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद यहाँ पर भी आप गैस निकलती हुई देखेंगे।
अब यहाँ पर भी जो गैस निकलेगी उसे भी हम डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस बार कहाँ भेजने वाले हैं, इस बार हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भेजने वाले हैं। और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या पड़ा हुआ है पहले से ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसे लाइम वाटर भी कहा जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो गैस यहाँ से निकलेगी उसको हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर जाएंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही लाइम वाटर पड़ा हुआ है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जैसे ही गैस इसके अंदर आएगी तो लाइम वाटर जो है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, उसका जो कलर है वो मिल्क के जैसा हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी गैस जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है वो गैस कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्टिविटी दोबारा से रिपीट करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटल कार्बोनेट लिया जाएगा, ऊपर से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से गैस का इवोल्यूशन होगा। गैस को डिलीवरी ट्यूब से होते हुए लाइम वाटर के अंदर पास किया जाएगा। हम देखेंगे कि लाइम वाटर जो है वो क्या हो चुका है, मिल्की हो चुका है। इसके अलावा आप जैसे अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक गिलास में लाइम वाटर लीजिए और स्ट्रॉ की मदद से अपनी जो एक्सेल एयर है, जो आप हवा बाहर निकालते हैं, उसको पास कर दीजिएगा लाइम वाटर में, तो भी लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। क्योंकि हम जो गैस निकालते हैं बाहर वो भी उसका ज़्यादातर हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो हम भी लाइम वाटर को मिल्की कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से जो गैस निकली हमने उसको लाइम वाटर में पास किया, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हमने की है इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने जो अभी अभी एक्टिविटी की है उसमें हमने क्या किया था कि एक टेस्ट ट्यूब ली थी। टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक मेटल कार्बोनेट था, वो पड़ा हुआ था पहले से ही। ऊपर से हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया था। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। ये फार्मूला हमने अभी अभी बनाना सीखा था। ऊपर से हमने इसके अंदर डाल दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद देखिए क्या क्या बनेगा। सबसे पहले हमने पता लगाया था कि एक गैस निकलेगी जिसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ से जो गैस निकली थी ना, गैस उसको निकालने के बाद हमने लाइम वाटर के अंदर पास कर दिया था और लाइम वाटर उससे मिल्की हो गया था। तो हम समझ गए थे कि गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हमें वाटर मिलेगा और साथ में एक सॉल्ट भी मिलेगा। अब देखो ज़रा, हाइड्रोजन गैस तो ये हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब बाकी बचा क्या है, बाकी बचा है सोडियम और क्लोरीन, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaCl, जो कि एक सॉल्ट होता है। तो अगर कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो तीन चीज़ें हमेशा बनती हैं, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर से रिपीट करते हैं, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा तीन चीज़ें बनेगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देख लो क्या क्या अनबैलेंस्ड है। तो हमें काफ़ी चीज़ें अनबैलेंस दिखाई दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहाँ पर एक ही है तो 2 यहाँ पे लगा देते हैं। क्लोरीन वहाँ पे 2 हैं, सोडियम भी वहाँ पे 2 हैं, तो 1 2 हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। फिलहाल हमने ये समझा कि मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हमने जो एक्टिविटी की थी उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में पहले से ही पड़ा हुआ था, ऊपर से हमने एसिड डाला तो फिर यहाँ से गैस निकली, और गैस को निकलने के बाद हमने कहाँ पे पास कर दिया था, लाइम वाटर के अंदर। तो लाइम वाटर में जैसे ही गैस को पास किया था तो लाइम वाटर जो है वो कैसा हो गया था, मिल्की हो गया था। तो हम समझ गए थे कि यहाँ पे निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मेटल कार्बोनेट की कहानी समझने के बाद अब हम समझेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो उसके लिए भी हमें यही एक्टिविटी दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। पिछली बार हमने यहाँ पर जो ग्रेनुअल्स ले रखे थे वो थे सोडियम कार्बोनेट के। इस बार हम जो ग्रेनुअल्स यहाँ पर लेंगे वो होंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, और ऊपर से सेम एसिड डाल दिया जाएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से गैस निकलेगी और फिर से उस गैस को लाइम वाटर के अंदर पास किया जाएगा, और फिर से लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा।
यानी कि जो रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ हुई थी वही रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हो रही है। तो वहाँ पर जो रिएक्शन हुई है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ले रखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये उसका फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया था। उसके बाद वहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें भी यही सब चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि चाहे मेटल कार्बोनेट हो, देखिए मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट ही तो बोलेंगे क्योंकि ये एक मेटल है। तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में बनेंगे सॉल्ट और वाटर। तो अब मैं यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। तो जनरल रिएक्शन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा बनेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमने एक्टिविटी की मदद से समझ लिया है। तो हमें अब इस दूसरे सवाल का जवाब मिल चुका है, जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो हमने पहले तो ये देखा कि मेटल कार्बोनेट क्या क्या होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या क्या होते हैं, और फिर एक्टिविटी करके ये पता लगाया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमेशा बनेगा सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इन रिएक्शंस के साथ ना कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में बोर्ड के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को देखते हैं अगले पेज पर। तो अभी अभी हमने इस एक्टिविटी में ये पढ़ा था कि जब यहाँ से गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और उसको जब हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है तो वो मिल्की किस वजह से हो जाता है, उसको मिल्की कलर किस वजह से मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और उसको हम जब लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को लाइम वाटर कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो उससे बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यही वाइट कलर का होता है और इसी की वजह से वो हमें मिल्की लगने लगता है, और साथ में निकलता है वाटर H2O। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो मिल्की क्यों हो जाता है, तो आप जवाब में ये लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसीलिए लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब आप ये जो प्रेसिपिटेट है ना, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये इससे पहले हम कहाँ पर देख चुके हैं। ये हमारी बुक का पेज नंबर 7 है, जहाँ पर हमने इस रिएक्शन को सबसे पहली बार देखा था। ये देखो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, जब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में वाटर भी बनता है। तो इसका मतलब आप इस रिएक्शन को पहले चैप्टर में पेज नंबर 7 पर देख चुके हैं। तो रिएक्शन पहले देखी जा चुकी है, इसका मतलब ये हुआ चीज़ें बार बार क्या होती रहती हैं, रिपीट होती रहती है, और ये रिएक्शन इसके बाद भी आपको कई जगह पर मिल सकती है। फिलहाल हमारा सवाल ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो वो मिल्की हो जाएगा, और मिल्की वो किसकी वजह से होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, क्योंकि वो वाइट कलर का होता है। अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड, ऐसे सॉलिड जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो बोर्ड के पेपर में ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है क्या आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, क्या आप इसको पानी में घोल सकते हैं, और अगर घोल सकते हैं तो कैसे घोल सकते हैं, बताइए। तो सवाल को ज़रा समझने की कोशिश करिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कर देंगे तो वो मिल्की हो जाएगा, किसकी वजह से होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट की वजह से। अब ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ये पानी में घुलते नहीं हैं। तो बोर्ड में सवाल ये पूछा जाता है कि इस सॉलिड को पानी में घोलने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसको पानी में घोलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाएगी। तो इसको हम लेंगे यहाँ पर दोबारा से CaCO3 + H2O, ये पूरा का पूरा ले लिया जाता है और इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया जाता है।
तो जब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं तो जो चीज़ तैयार होती है वो ये होती है CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं और ये पानी के अंदर घुल जाता है। तो पूरे सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, इसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट उसके अंदर बनता है। और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये सॉलिड होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते। तो एग्ज़ाम में सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो सॉलिड बना है कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट जो सॉलिड है, इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि हम इसके अंदर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें। वी पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू इट। तो ये जो था पूरा हमने यहाँ पे लिखा और इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी। तो जब हम इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये पानी में घुल जाता है। अपनी बुक में भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारी बुक में भी यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 21 पर, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट था, इसमें जब और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हमारी बुक में उसका नाम नहीं दे रखा है, केवल ये लिखा है सोल्यूबल इन वाटर, तो इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसके अलावा आगे लिखा है लाइम स्टोन, चौक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देख रहे हैं इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसे लाइम स्टोन भी कहा जाता है, चौक भी यही होता है, मार्बल भी यही होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया है कि जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हमेशा बनेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मैंने आपको बाद में बताया था ना, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट की वजह से। प्रेसिपिटेट पानी में घुलता नहीं है, इसको पानी में घुलने के लिए और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, तो उसके बाद तैयार हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि सोल्यूबल इन वाटर होता है। ये बात मैंने बार बार इसलिए रिपीट की है ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। अब पढ़ते हैं आज का आखिरी टॉपिक। तो अब हमारे सामने जो सवाल है वो ये है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो होता क्या है? दोनों आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये हमने इस चैप्टर के शुरुआत में भी पढ़ लिया था। जब भी हम में से किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको कोई माइल्ड बेस पिला देते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, और उसकी जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे साबित होता है कि बेस जो है वो एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसको हम एक एक्टिविटी की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम 2 बीकर लेंगे, एक बीकर में HCl होगा और दूसरे बीकर के अंदर होगा NaOH, और दोनों पूरी तरह से कलरलेस होंगे, इनका कोई कलर नहीं होगा, आपको वैसे दिख भी नहीं रहा होगा इनमें कोई कलर। अब हम इनके अंदर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे जिसे बोलते हैं फिनोफ्थलीन। तो जैसे ही हमने इनके अंदर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डाला तो फिनोफ्थलीन क्या होता है? एक तरह का इंडिकेटर होता है, और ये इंडिकेटर हमें बताता है एसिड और बेस के बारे में कलर बदल के। तो जैसे ही हमने फिनोफ्थलीन कलरलेस HCl के अंदर डाला था, HCl पहले कलरलेस था, जैसे ही फिनोफ्थलीन उसके अंदर डाला गया तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। इसी तरह से फिनोफ्थलीन को जब हम NaOH के अंदर डालते हैं, NaOH पहले कलरलेस था लेकिन फिनोफ्थलीन डालते ही NaOH का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? पर्पल हो जाता है। तो फिनोफ्थलीन ने हमें ये बता दिया कि ये वाला एक एसिड है और ये दूसरा वाला क्या है? बेस है। अब हम क्या करेंगे? इस बीकर को उठा के इसके अंदर पलट देंगे, मतलब कि एसिड और बेस दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे। चाहे तो इसे पलट दो इसके अंदर, चाहे फिर उसको पलट दो इसके अंदर। तो हम अब इन दोनों को मिक्स करने जा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया जाता है, जैसे ही NaOH को HCl के अंदर डाला जाता है तो जो कलर निकल कर आता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ग्रीन कलर हमें ये इंडिकेट कर देता है कि एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर दिया है? न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी कि नलीफाई कर दिया है। तो ये जो एक्टिविटी थी इसमें हमने क्या क्या किया? पहले हमने एक बीकर में HCl लिया और दूसरे बीकर में NaOH लिया। फिर हमने दोनों के अंदर फिनोफ्थलीन नाम का जो इंडिकेटर होता है उसका सॉल्यूशन डाला, कुछ
कुछ बूंदे HCl के अंदर डाली और कुछ बूंदे NaOH के अंदर डाली। तो HCl का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, और NaOH का कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, NaOH और HCl को मिक्स कर दिया, या तो इसको उसके अंदर डाल दो या उसको इसके अंदर डाल दो। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो कलर निकल कर कैसा आया, ग्रीन आया। इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि एसिड और बेस जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं या फिर नलीफाई कर देते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है उसको मैं लिख देता हूँ। तो जो लास्ट वाला बीकर है जहाँ पे ग्रीन कलर हुआ है, इस समय जो रिएक्शन हुई है उसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो इस बीकर के अंदर हमने दो चीज़ों को मिक्स किया था, एक तो HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऊपर से हमने उसके अंदर क्या डाल दिया था, NaOH। दोनों की आपस में रिएक्शन होने के बाद बनता है NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, और साथ में हमें मिलता है वाटर यानी कि H2O। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो एसिड बेस की आपस में रिएक्शन होने से वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं या फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया है कि एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा एक बार उस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एसिड और बेस मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो एसिड बेस जब भी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हमेशा निकलेगी हाइड्रोजन गैस और साथ में बनेगा एक सॉल्ट, चाहे बेस मेटल के साथ रिएक्शन करे चाहे फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि सभी मेटल्स के साथ इस तरह की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। सोडियम जिंकेट को याद रखिएगा, Na2ZNO2 ये अलग तरह का नाम है। इसके बाद हमने पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो हमें पता चला कि मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है वाइट प्रेसिपिटेट बनने की वजह से, लेकिन वो पानी में घुलता नहीं है। उसको पानी में घोलने के लिए एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, जिसकी वजह से तैयार होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन में एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हमने यहाँ पे की। तो उम्मीद है कि आज जो पढ़ाया गया है वो आपकी समझ में सारा आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में। तब तक अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।